आज हम मगध पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 16 महाजनपदों में जो एक जनपद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ, ठीक है, उस जनपद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मगध। मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत व पुराणों में मिलती है, जिसके आधार पर इसका इतिहास हमें पता चलता है। किससे? महाभारत व पुराणों से। इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। ठीक, सबसे पहले जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है वो कौन था? जिसका शासक बृहद्रथ। बृहद्रथ वे जरासंध का पिता तथा वसु का पुत्र था। ठीक है, बृहद्रथ कौन था? जरासंध का पिता तथा वसु का पुत्र था। मगध की प्रारंभिक राजधानी वसुमती या फिर इसी का नाम गिरिब्रज किया गया है। ठीक है, वसुमती या गिरिब्रज की स्थापना वसु ने की थी। वसु कौन है? तो बृहद्रथ के पिता है। ठीक है, कौन? वसु। और बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था। ठीक, बृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासक था, जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया। अंत में उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम ने पराजित किया तथा मार दिया। ठीक है, हमने देखा होगा महाभारत में कि जरासंध को भीम ने बीच में से फाड़कर और दोनों साइड अलग फेंक दिया था। ठीक है, रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक हुआ। ठीक, यह एक कमजोर तथा अयोग्य राजा था, इसलिए इसकी हत्या इसके मंत्री पुलिक ने करवा दी और अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की राजगद्दी पर बैठाया। और बिंबिसार ने एक नए वंश की नींव डाली, जिसे हम क्या बोलते हैं? हर्यक वंश। इस हर्यक वंश को ही हम क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश बोलते हैं। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। मगध का पहला वंश हर्यक वंश या पितृहंता वंश 544 ईसा पूर्व से लेकर तो 412 ईसा पूर्व तक रहा। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। ठीक, और बिंबिसार भगवान बुद्ध का समकालिक था। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक, जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया है। किसको? बिंबिसार को। बिंबिसार मगध के आरंभिक हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ है। मतलब मगध का सबसे पहला शक्तिशाली शासक कौन हुआ है? तो बिंबिसार हुआ है। बिंबिसार ने अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग देश पर अधिकार करके इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। ठीक, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने 3 विवाह किए। उसकी प्रथम पत्नी कौशल राज्य की पुत्री व प्रसेनजीत की बहन महाकौशल थी। इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो गई थी। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी। ठीक, जिससे अजातशत्रु को जन्म दिया था। जिसने किसको जन्म दिया था? अजातशत्रु को, जो कि बिंबिसार का क्या हुआ? उत्तराधिकारी हुआ। ठीक, तथा इसकी तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। ठीक, मगध की वास्तविक शत्रुता की अगर बात करें तो उसकी वास्तविक शत्रुता अवंती से थी। ठीक है, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। इसके राजा चंडप्रद्योत महासेन से बिंबिसार का युद्ध हुआ, परंतु दोनों ने अंत में संधि कर मित्र बन जाना ही उचित समझा। ठीक, जब चंडप्रद्योत को पीलिया रोग हो गया तब बिंबिसार ने अवंती राज्य के अनुरोध पर अपने राज्यवेद जीवक को अवंती भेजा था, उज्जैन भेजा था। किसके लिए? चंडप्रद्योत के इलाज के लिए। ठीक, बाद में 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी। ठीक, और राजगद्दी पर बैठ गया। तो हम अजातशत्रु के बारे में बात कर रहे हैं। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक मगध की गद्दी पर रहा। ठीक, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इसलिए इस वंश को हम पितृहंता वंश कहते हैं। ठीक, ये अजातशत्रु बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का पोषक था। ये दोनों ही धर्मों को, दोनों ही मतों को या दोनों ही संप्रदायों को क्या देता था? दान देता था। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इससे पता चलता है कि मगध पर जो पहला वंश आया वो
सबसे ज्यादा किसका पोषक था? तो बौद्ध धर्म का। तो ये बौद्ध धर्म के ही क्या थे? अजातशत्रु ने अपने संपूर्ण शासनकाल में विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई। ठीक है, इसने लिच्छवियों के बीच फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा एवं बाद में उन पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया और लिच्छवियों के राज्य पर क्या कर लिया? उसने अधिकार कर लिया। इसने इन पर जब आक्रमण किया था तो इसके कुछ हथियार हैं जो कि फेमस है। पहला तो इसने पत्थर फेंकने के लिए एक हथियार बनाया था, उसका प्रयोग इस युद्ध में किया। दूसरा, इसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था। ठीक है, अजातशत्रु के अगर प्रतिद्वंदियों में अगर हम बात करें तो अवंती का शासक सबसे अधिक शक्तिशाली था। क्यों? क्योंकि इसके पिता की और अवंती के राजाओं के बीच मित्रता हो गई थी। जब इसने अपने पिता की क्या की हत्या कर दी तो उनके और इनके बीच में क्या हो गया? विरोध हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से अवंती अजातशत्रु पर क्या करना चाहते थे? आक्रमण करना चाहते थे, युद्ध करना चाहते थे इससे। ठीक, लेकिन अजातशत्रु के जीवित रहते कभी ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो अजातशत्रु के प्रतिद्वंदी में सबसे अधिक शक्तिशाली अवंती का शासक था। अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी के वत्सों को हराया था और वे बार बार मगध पर आक्रमण करने की धमकी दे रहे थे। अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवा दी थी इसीलिए। ठीक है, इसके शासनकाल में अवंती को कभी भी मगध पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिला। 460 ईसा पूर्व में इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी और मगध की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। ठीक, अब हम उदयन के बारे में बात करेंगे। अब एक चीज सबसे बड़ी बात कि हमने इस वंश को देखा, सबसे पहले बिंबिसार आया। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी। ठीक है, और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दी। यही कारण है कि हम इस वंश को क्या कहते हैं? पितृहंता वंश कहते हैं। ठीक है, उदयन का कार्यकाल 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किले का निर्माण कराया। ठीक है, और वहीं अपनी राजधानी स्थापित कर दी। इसका नाम पाटलिपुत्र रखा। वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं। मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर तो दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। उदयन के बाद उसके 3 पुत्रों ने क्रमवार तरीके से राज्य किया। सबसे पहले अनिरुद्ध ने राज्य किया, उसके बाद उसके छोटे पुत्र मुंडक ने किया और इसके बाद सबसे छोटे पुत्र नागदशक ने कहां पर? मगध पर राज्य किया। नागदशक एक अयोग्य राजा था, इसलिए नागदशक को वहां की जनता ने राजगद्दी से उतारकर इसके योग्य अमात्य शिशुनाग को राजा बना दिया और मगध पर एक नए वंश की नींव डाली जो कि शिशुनाग वंश कहलाया। ठीक है, नागदशक को पुराणों तथा कथा कोश में दर्शक कहा गया है। क्या कहा गया है? नागदशक को पुराणों तथा कथा कोश में दर्शक कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का कार्यकाल 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक चला। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था और उसी के नाम पर इस वंश का नाम रखा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का पहला राजा शिशुनाग हुआ जिसने 412 ईसा पूर्व से लेकर 398 ईसा पूर्व तक राज्य किया। ठीक है, ये मगध की गद्दी पर रहा। इसकी सबसे बड़ी सफलता थी अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाना। इसने दूसरा अपनी जो राजधानी थी उसको पाटलिपुत्र से हटाकर कहां ले गया? ये वैशाली लेकर चला गया। ठीक है, और शिशुनाग के बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक। कौन हुआ? कालाशोक। कालाशोक के बारे में बात करें तो कालाशोक का नाम काकवर्ण भी कहलाता है। ठीक है, उसका कहीं पे नाम काकवर्ण भी मिलता है। और कालाशोक ने 398 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक कहां पर? मगध पर राज्य किया। ठीक, इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली। वैशाली से लेकर ये कहां चला गया? पाटलिपुत्र चला गया और इसने घोषित कर दिया कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रहेगी। ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध की द्वितीय संगति हुई थी। ठीक है, कालाशोक एक रोज राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने कालाशोक को छुरा घोंपकर इनकी हत्या कर दी थी। इस वंश का अंतिम शासक महानंदिन या नंदीवर्धन था। महानंदिन या नंदीवर्धन की हत्या एक शूद्र दासी पुत्र महापद्मनन ने कर दी थी और एक नए वंश की नींव डाली थी जिसका नाम था नंद वंश। ठीक है, अगर देखा जाए तो मगध में अभी तक जो राज्य आए हैं, ठीक है, मतलब
शिशुनाग वंश के बाद जैसे नंदों का वंश चालू हुआ, तो ये जो राजा हुए नंद वंश के राजा, ये सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए मगध की गद्दी पर। ठीक है, नंद वंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, इस वंश में कुल 9 राजा हुए। इसी कारण इस वंश को नवनंद वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवनंद वंश कहा जाता है। ठीक है, इस वंश का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली राजा हुआ महापद्मानंद, जो कि 344 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व तक इस गद्दी पर रहा। इसने स्वयं को एकराट कहा था। इसने अपने आप को एकराट की उपाधि से सिद्ध किया था। ठीक है, ये संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। मतलब अभी तक जहां से मगध साम्राज्य का उदय हुआ है, वहां से लेकर अभी तक महापद्मानंद सबसे अधिक शक्तिशाली राजा हुआ था। इसने सर्वप्रथम कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था और वहां पर विजय प्राप्त की थी। वहां इसने विजय प्राप्त करने के बाद वहां एक नहर खुदवाई थी। इस बात का उल्लेख हमें बाद में खारवेल नरेश ने उसके अपने एक अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है, जिससे पता चलता है कि महापद्मानंद ने कभी कलिंग पर आक्रमण किया था और यहां पर उसे जीतकर उस पर एक नहर खुदवाई थी। ठीक है, इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मानंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। ठीक है, व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। ये निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट हुआ था। इससे पुराणों में सर्वछत्रांग की उपाधि दी गई है। किसको? महापद्मानंद को। इसके बाद नंदवंश में कोई बड़ा राजा नहीं हुआ, ठीक है, जो कि ज्यादा दिन तक क्या कर सके? राज्य कर सके। किसी न किसी षड्यंत्र के कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। इस वंश का अंतिम शासक इसका सबसे छोटा पुत्र, इसके 8 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र घनानंद हुआ। ठीक है, तो अब हम घनानंद के बारे में बात करेंगे। घनानंद ये सिकंदर का समकालीन था। इसे ग्रीक या यूनानी लेखकों ने अपनी पुस्तकों में अग्रमीज कहा है। क्या कहा है? अग्रमीज कहा है। घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, घनानंद ने जनता पर अधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी और इसी स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी थी और एक नए वंश की स्थापना की थी। इसका नाम था मौर्य वंश। ठीक है, नंद शासक जैन मत के पोषक थे। घनानंद के जैन अमात्य सक्टाल और स्थूलभद्र थे। कुछ और भी विद्वान थे, जैसे उपवर्ष, बररुचि तथा कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल में ही उत्पन्न हुए थे। नंद शासक सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली राजा थे उस टाइम के भारतवर्ष के। ठीक है, कहा जाता है कि इनकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी शामिल थे। इन्हीं के साथ में जो नंदवंश था, इसमें सबसे अधिक समय महापद्मानंद ने बिताया और सबसे लास्ट में जो आखिरी राजा जो थोड़े दिन रुका वो था घनानंद। इसके बाद एक नया वंश स्टार्ट हुआ जिसका नाम था मौर्य वंश।